ईश्वर का तमाचा। शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी राम बिहारी जी के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शकल सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लूट गया हो। क्या हुआ भाई राम बिहारी? बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए राम बिहारी जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ ही नहीं। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो बुझे मन से राम बिहारी जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से इस इंतजार में हूँ कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लुटा सकूं, लेकिन फूटी किस्मत मेरी। कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है। और वैसे भी भगवान ने जो दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन राम बिहारी जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत सी दलीलें थी। थोड़ी देर बातचीत करके राम बिहारी जी का मित्र तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर छाए हुए मायूसी और निराशा के बादल कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनकी क्रोध की सीमा ही ना रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने ये औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे? वो पड़ोस वाले मिश्रा जी, 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजवाए थे, ये कहकर कि अगर आसपास के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत के वजह से। कहते कहते वो मारपीट पर उतर आए, लेकिन उनकी पत्नी बेचारी करती भी तो क्या। ये सब उसके बस में तो था नहीं। कोई कसूर न होते हुए भी उसे हर बार कसूरवार बना दिया जाता है। और वही बेटियां तो राम बिहारी जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 थप्पड़ तो उन्हें लगा ही देते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज की बात हो गई थी। एक ओर राम बिहारी जी के सब्र का बांध टूटकर धाराशायी हो रहा था, तो दूसरी ओर राम बिहारी जी की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में वह बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे खून में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यहीं खत्म हो जाएगा। इस बात पर मंजू अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो भी कुल का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन वो बोला, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है, इसलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए उसने मंजू की बात को सिरे से खारिज कर दिया। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब राम बिहारी जी ने मंजू के साथ अपने रिश्ते के अस्तित्व को पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की सीमा को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। ये देखकर मंजू की हैरानी का ठिकाना न रहा। जिस पति को आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी ये करतूत देखकर मंजू के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना भी अभी नहीं था। सीमा को मालकिन का दर्जा दे दिया गया
और मंजू उस घर में महज एक काम वाली बाई बनकर रह गई। सीमा भले ही गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत धनी थी। अब तो राम बिहारी जी को शादी के बाद केवल सीमा ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियाँ लाना और उसे घुमाने ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो जैसे भूल ही चुका था और वहाँ अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही मंजू की किस्मत बनकर रह गया था। फिर एक दिन सीमा गर्भवती हो गई। अब तो राम बिहारी जी की माँ ने मंजू को उनके पास जाने से भी मना कर दिया, यह कहकर कि उसका मनहूस साया उनकी प्यारी सीमा पर नहीं पड़े तो ही अच्छा है। इस बात से मंजू के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसकी आंखों से आंसू के 2 बूंद ढुलक कर उसके गालों तक आ गई। तभी मंजू की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस कहती रहती हो। बहुत अच्छी है बेटी की ये बात राम बिहारी के कानों में पड़ गई। उसने तुरंत आकर अपनी बेटी को जोरदार तमाचे जड़ दिए। ये दृश्य देखकर तो मंजू को अपने दिल पर बर्छी एहसास हो रहा था। वो दौड़कर अपनी बच्ची का बचाव करने लगी तो उसका पति बोला, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में रहना है तो वैसा ही काटना होगा जैसा माँ कहती है, नहीं तो निकल जाओ इस घर से अपनी मनहूस सूरत लेकर। कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों की यहाँ पर। हर रोज अपमान के घूंट पीते पीते मंजू भी थक चुकी थी। उसकी सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आज उसने उस घर की दहलीज से बाहर कदम रखने का फैसला ले लिया और अपनी बेटियों को लेकर वहां से तुरंत निकल गई। रोकने की जहमत भी नहीं उठाई, बल्कि वे लोग तो उसे और उसकी तीनों बेटियों से छुटकारा पाना ही चाहते थे। पति के घर से निकलने के बाद मंजू अपनी बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। उसके मायके में केवल उसकी बूढ़ी माँ ही थी। मंजू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पे दिया हुआ था। मंजू पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, परंतु सिलाई कढ़ाई का हुनर जानती थी। इसलिए अपनी बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए उसने घर पर रहते हुए सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही आसपास की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने भी लगी। उसने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करेगी। उधर मंजू के घर से निकलने के साथ ही राम बिहारी जी की दुकान का काम कम होने लगा, परंतु बैंक में अच्छा खासा पैसा रखा था जिसके बलबूते घर का खर्च ज्यों का त्यों चल रहा था। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। अब राम बिहारी जी और उसकी माँ दिन रात भगवान से बेटे के लिए प्रार्थना करते हुए राम बिहारी जी की माँ अपनी पहचान के किसी पंडित को बुला कर ले आई और उनके कहने पर तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान और न जाने कितने ही तरह के व्रत अपनी बहू सीमा से करवाएं और आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका उन लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार राम बिहारी जी को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुल दीपक आ ही गया जो हमारा घर रोशन करेगा, ऐसा कहते हुए राम बिहारी जी की माँ खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उधर बेटे के पैदा होने के छठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए राम बिहारी जी के पास अब पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादरी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी, ढोल बजवाए। आखिरकार उनका सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी। दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, इसलिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर राम बिहारी जी ने
जैसे तैसे वो कर्ज उतारे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो राम बिहारी जी अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नज़रअंदाज कर देता था, वहीं अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन राम बिहारी जी की माताजी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोले। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की को पसंद करने लगा और धीरे धीरे बात इस हद तक पहुंच गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो बहू लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, यह जानकर बहुत खुश हुए। बेटे के पसंद को ही अपना पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों ही होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होते ही साथ ही उनकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही उनकी शादी हो गई और बहू घर पर आ गई। दोनों को तो स्वर्ग ही मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे विशाल को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, ये सोच सोच कर राम बिहारी जी परेशान थे। अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची ज़मीन भी बेचने का फैसला कर लिया। ये सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने और अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेज़ी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने में ही उनका सारा धन समाप्त हो गया। फिर बेटे बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या ज़रूरत है, वहीं पर अपने रहने का इंतज़ाम भी कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि राम बिहारी और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, परंतु बेटे और बहू द्वारा समझाए जाने पर वे दोनों अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गए, ये सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद भी तो इस सब का मालिक बेटा ही होगा। और अपना मकान बिकवाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि राम बिहारी जी का मित्र थे, उसे फ़ोन किया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। ये सुनकर उसका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज़ है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर न्यौछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उस सब को दांव पर लगाने के बाद तुम अब अपना मकान भी बेचने को तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर राम बिहारी जी बोले, अरे यार, जिस धन दौलत को तुम बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है, दरअसल वो दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो बेटा होता है और मेरा बेटा बहुत लायक है। तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन राम बिहारी, वो मकान तो तेरे माता पिता के निशानी है, एक बार बेचने से पहले विचार ज़रूर करना। अरे विचार क्या करना, सब कुछ उसी का तो है।
राम बिहारी जी ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताई, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ? क्या ये सोचा है? अरे मेरी जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है मेरा बेटा, तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए राम बिहारी जी हंसने लगे और बोले, बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो हमें विशाल जैसा बेटा मिला है। इतना सब समझाने के बाद भी जब राम बिहारी जी नहीं माने तो उनके मित्र ने कहा, तू मेरा खास दोस्त है इसलिए समझा रहा हूँ, बाकी जैसे तुझे ठीक लगे। ऐसा कहकर उनके मित्र ने फ़ोन रख दिया। कुछ समय बाद राम बिहारी जी का मकान भी बिक गया और बाकी के थोड़े बहुत खर्च पूरे करने के लिए उनकी पत्नी के गहने भी। होटल बनकर तैयार हो गया और शुभ मुहूर्त देखकर होटल का उद्घाटन भी कर दिया गया। माता पिता दोनों अपने बेटे बहू के साथ हमेशा के लिए उस होटल में रहने आ गए। अपना सारा कुछ लुटा कर भी बेटे के प्रेम में पड़े राम बिहारी जी और सीमा अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत खुश थे। होटल में कुल 11 कमरे थे, जिनमें से एक कमरा विशाल ने अपने माता पिता के रहने के लिए दे दिया, जबकि एक बड़ा सा आलीशान कमरा उसने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग से बनवाया था, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। विशाल और उसकी पत्नी काउंटर पर बैठने लगे, जबकि अपने पिता राम बिहारी जी को में विशाल ने वेटर्स पर नज़र बनाए रखने और उनके कामकाज को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन अब एक परेशानी ये खड़ी हो गई कि खाना बनाने के लिए कोई बढ़िया सा शेफ़ नहीं मिल रहा था, और यदि कोई शेफ़ मिला भी तो उसने इतनी तनख्वाह मांगी कि सुनकर विशाल और उसकी पत्नी के होश ही उड़ गए। आखिरकार मन महसूस कर वे लोग एक शेफ़ को ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए राजी हो गए और उसे नौकरी पर रख लिया। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगा। कभी कभार शेफ़ छुट्टी पर होता तो सीमा जी सारी रसोई संभाल लेती। उधर विशाल और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान थे कि जिस दिन उसकी माँ खाना बनाती है तो लोग चाट चाट कर खाते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। ये देखकर बहू के मन में एक खुराफाती आइडिया आया और रसोई घर में गई और शेफ़ को खाना ठीक से न बनाने पर डांटने लगी और कहा सुनी होने पर उसे काम से निकाल दिया। लेकिन अब विशाल ये सोचकर परेशान हो गया कि शेफ़ का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। फिर उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, आपकी माँ दिन भर बैठे बैठे क्या करती है? जब तक कोई अच्छा सा शेफ़ नहीं मिलता तो क्यों ना माँ जी से ही खाना बनवा लिया करे। खाना तो वो बहुत अच्छा बनाती है, और वैसे भी शेफ़ को मुँह मांगा सैलरी देंगे तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे, जबकि माँ जी से ही खाना बनवाएंगे तो उनकी मदद करवाने के लिए एक हेल्पर तो कम तनख्वाह में मिल ही जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, माँ जी से बात करता हूँ। ऐसा कहकर विशाल अपनी माँ के पास गया और उदासी भरे स्वर में बोला, माँ, एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा, क्या परेशानी है? सीमा ने कहा। तो विशाल बोला, माँ, दरअसल बात यह है कि होटल में खाना बनाने के लिए कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिल रहा। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसकी माँ बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, जब तक कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिलता तब तक मैं खाना बना देती हूँ। इतना सुनते ही विशाल खुशी से झूम उठा और बोला, ये हुई ना बात, मुझे मालूम था कि मेरी माँ झट से मेरी परेशानी हल कर देगी, और वैसे भी जितना लजीज खाना मेरी माँ बनाती है उतना स्वादिष्ट तो बड़े से बड़ा शेफ़ भी नहीं बना सकता। पता है माँ, आपके हाथों का अचार खाकर तो हमारे ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इतना सुनते ही सीमा बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, मेरे हाथ की बनी चीज़ें लोगों को इतनी पसंद आती है तो ठीक है बेटा, मैं सारा खाना बना दूंगी।
आखिरकार होटल हमारा अपना ही तो है। ये सारी बातें सुनकर राम बिहारी जी बोले, और नहीं तो क्या, होटल हमारा है तो हमें काम करने में कि भला क्या एतराज़ हो सकता है। अब देखो, जब काम ज़्यादा होता है मैं भी तो वेटर वाले सारे काम कर लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है। फिर सीमा बोली, बिल्कुल, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खूब तरक्की करें। अच्छी बात है सीमा, ग्राहक आने लगे हैं, तुम रसोई का काम देखो, तब तक मैं ग्राहकों को देखता हूँ। ऐसा कहकर राम बिहारी जी कमरे से बाहर चले गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन शहर में किसी राजनीतिक पार्टी की रैली का कार्यक्रम था, जिस कारण शहर के बहुत से होटल बुक करवाए गए थे। विशाल के होटल में भी उन लोगों ने 10 कमरा बुक करवा लिया। विशाल के लिए ये कमाई का अच्छा मौका था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि केवल 9 ही कमरा खाली थे, क्योंकि 10वें कमरे में उसके माता पिता रहते थे। इसी सोच में विशाल गुम बैठा था, तभी उसकी पत्नी बोली, लो, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। 2 दिनों के लिए माँ बाबूजी का सामान वहाँ से हटा देते हैं, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक कमरे के 5,000 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे तो हमें मौका थोड़ी न छोड़ेंगे। फिर विशाल बोला, अरे लेकिन माँ बाबूजी कहाँ रहेंगे। रसोई घर में। और कहाँ। रसोई घर में तो बहुत जगह है, आखिर 2 दिनों के लिए तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। ठीक है, 2 दिन के लिए उनका इंतजाम रसोई घर में करवा देते हैं। ऐसा कहकर विशाल ने अपने माता पिता का सामान रसोई घर में शिफ्ट करवा दिया और अपने माँ पिताजी को 2 दिन के लिए रसोई घर में ही रहने को कह दिया। रसोई घर में बिछी चादर पर लेटे लेटे राम बिहारी जी सोचने लगे, कहीं उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। कहीं मित्र की कही गई बात सच न हो जाए। सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आने लगा था। उधर उनकी पत्नी सीमा को भी कमर दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी, परंतु 2 दिन की ही बात है, ये सोचकर उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को समझा लिया। अगले दिन रेस्टोरेंट राजनीतिक पार्टी के लोगों से पूरा भरा हुआ था। सीमा जी बड़ी फुर्ती से चाय नाश्ता बनाने लगी, तो वहीं दूसरी ओर राम बिहारी जी सब के लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहे थे। इसी दौरान राजनीतिक पार्टी के मुखिया राम बिहारी जी की ओर देखते हुए जोर से आवाज़ लगाई, अरे वो वेटर। राम बिहारी जी ने यहाँ वहाँ देखते हुए कहा, क्या आपने मुझे वेटर कहा? और नहीं तो क्या, वेटर को वेटर कहकर नहीं बुलाऊंगा तो क्या सेठ कहकर बुलाऊंगा। और अपने साथियों की ओर देखकर जोर से हंसा और फिर बोला, जा मेरे लिए चिकन और शराब लेकर आ। लेकिन सर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता, राम बिहारी जी गंभीर स्वर में बोले। फिर उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर पटकते हुए बोला, तो सामने वाली दुकान से लेकर आ। बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। आपको खाना है तो वहीं जाकर खा लीजिए। राम बिहारी जी गुस्से से बोले, अरे इतना घमंड, कहाँ का नवाब है तू? वो आदमी आग बबूला होते हुए बोला। तो राम बिहारी जी ने कहा, कहीं का नवाब तो नहीं हूँ, लेकिन इस होटल के मालिक का बाप जरूर हूँ। इतना कहकर राम बिहारी जी वहाँ से चले गए। इतना बात सुनते ही उस आदमी ने क्रोधित स्वर में विशाल को आवाज़ दिया और राम बिहारी जी की ओर इशारा करता हुआ बोला, कौन है वो आदमी? कोई नहीं, वो तो वेटर है, कंधे उचकाते हुए विशाल ने कहा। लेकिन वो तो स्वयं को तुम्हारा पिता बता रहा था, उस आदमी ने कहा। तो विशाल बोला, अरे नहीं नहीं, वो मेरे पिता नहीं हैं, गांव के हमारे पुश्तैनी घर में नौकरी किया करते थे। ये बूढ़ा गरीब आदमी है, ईमानदार था तो यहाँ भी नौकरी पर रख लिया। दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे ही अपना बेटा कहता है। वैसे मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मेरे सामने जबान तो ऐसे लड़ा रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अफसर हो। अपने इस 2 कौड़ी के नौकर को बोलो कि मुझसे माफ़ी मांगे। अपने बेटे और उस आदमी के बीच हुई सारी बातें राम बिहारी जी खड़े हुए सुन रहे थे।
उनके दिल में अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। तभी विशाल ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया और बोला, देखिए, ग्राहक तो हमारे भगवान सम्मान होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप उनका अपमान करें। चलिए अब जल्दी से इनसे माफ़ी मांगिए। अरे कमाल करते हो तुम, मैं किस लिए उससे माफ़ी मांगूं? गलती उसने की है, मैं नहीं। मैं केवल इतना ही कहा था कि हमारे यहाँ मीठ शराब नहीं मिलता, तो मेरे सामने पैसों के धौंस दिखाता हुआ बोला कि मुझे बाहर से ला कर दो। बदतमीजी इस आदमी ने की है तो माफ़ी मैं क्यों मांगूं? इस समय विशाल अपने पिता पर बरस पड़ा। क्या आपको एक बार में समझ में नहीं आता? जब मैंने कहा माफ़ी मांगो तो आपको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। बेटे के कहने पर अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर विशाल ने उन्हें बाहर से मीट और शराब लाने को कहा। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए चुपचाप मीट और शराब लेने चले गए। लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। आज उन्हें अपने मित्र की वो चेतावनी याद आ रही थी जो मकान बेचने से पहले उसने उन्हें दी थी। आज उन्हें अपना घर बहुत याद आ रहा था। उधर रसोई घर में सबके लिए खाना बनाते बनाते सीमा जी बेहाल हो रही थी। आज उनका हेल्पर भी छुट्टी पर था। जब खड़े रहना उनके लिए असंभव हो गया तो खाना बनाना छोड़कर वो रसोई घर के कोने में बिछी चादर पर लेट गई। इधर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। आखिर खाना अभी तक आया क्यों नहीं, ये देखने के लिए जैसे ही विशाल रसोई घर में गया तो अपनी माँ को वहाँ लेटे हुए पाया। ये देखते ही वो माँ पर भड़क पड़ा। वहाँ इतने लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ आराम फरमा रही हो। वह बेटा, गर्मी और धुएं के कारण मेरा दम घुट रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई। लेकिन सारी सब्जियां मैं तैयार कर रखी हूँ, बस दाल को तड़का लगाना बाकी है। वो काम तुम बहू से करवा लो, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर विशाल ने अपनी पत्नी को रसोई संभालने के लिए कहा तो वो भड़क गई, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए जलते भूनते हुए वो रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में विशाल अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचा तो डॉक्टर ने बताया कि फेफड़ों पर असर पड़ा है और कमजोरी भी बहुत है। समस्या और अधिक ना बढ़ जाए इसलिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में ही रखना होगा। लेकिन फिर होटल का काम कैसे चलेगा, ये सोचकर विशाल ने डॉक्टर से कहा, नहीं, हम इन्हें अस्पताल में एडमिट नहीं करवा सकते। आप दवाइयों इंजेक्शन दे दीजिए, हम घर पर इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने लाख समझाने की कोशिश की। इस समय लापरवाही करना उचित नहीं है, मगर वो नहीं माना और दवाई लेकर अपनी माँ को अपने साथ वापस ले आया। वापस लौटकर सीमा जी फिर से काम पर लग गई। राम बिहारी जी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, या तो रसोई का काम बहू से करवाओ, नहीं तो कोई बावर्ची रख लो। लेकिन अब तुम्हारी माँ ये काम नहीं करेगी, आपकी बहू ये सब काम नहीं कर सकती। मैं जल्दी से ही एक शेफ का इंतजाम करूँगा। ऐसा कहकर विशाल चला गया। दोपहर के समय खाना बनाते हुए धुएं के कारण सीमा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी और बेहोश हो गई। तभी विशाल को खाना जलने की बू आई। तेजी से अंदर गया और चिल्लाने लगा, जब देखो तब बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती हो, सारा खाना जला दिया। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, ये दोनों तो मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगे, इनसे कोई काम नहीं होगा। तभी राम बिहारी जी आवाज़ सुनकर अंदर आए और गुस्से से बोले, लानत है ऐसी औलाद पर, अपनी सारी पूंजी हमने तुझ पर कुर्बान कर दी ये सोचकर कि बेटा हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन तुमने तो हमें नौकर बनाकर रख दिया। नौकर कहना भी शायद गलत होगा, हम तो यहाँ बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। अपनी पत्नी के पास जाकर उसे झकझोरते हुए बोले, अरे सीमा, क्या हुआ, उठो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊँगा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। लेकिन ये सब सुनने के लिए सीमा जीवित ही कहाँ थी।
राम बिहारी जी के चिल्लाने पर भी सीमा में कोई हरकत नहीं आई। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सीमा, कहते हुए राम बिहारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। आज वो अपना सब कुछ खो चुके थे। सब कुछ गंवाकर उन्हें एक बात तो समझ में आ गई थी कि भले अपना ही खून क्यों न हो, भले ही उसे जी जान से प्यार करो, लेकिन उसे केवल उतना ही देना चाहिए जितना उचित हो। अपने बुढ़ापे को कभी नहीं भूलना चाहिए। बुढ़ापे में तो खुद का शरीर ही खुद को दगा दे देता है। सोचते सोचते ही राम बिहारी जी के आंखों से फिर से आंसू बह निकले। अंतिम संस्कार के समय जब बेटा चिता को अग्नि देने लगा तो राम बिहारी जी जोर से चिल्ला पड़े, तुम ये हक खो चुके हो, तुम ही मेरी पत्नी के कातिल हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार स्वयं किया। फिर रोते हुए बोले, चंद पैसों के लालच में आकर तुम्हें अपनी ही माँ को मार डाला, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इंसाफ दिला कर रहूँगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और तेरी सारी करतूत के बारे में बताऊँगा। ऐसा कहकर राम बिहारी जी वहाँ से तेजी से निकल गए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही चलने लगे। काफ़ी दूरी तय करके हाँफते हुए पुलिस स्टेशन पहुँचे और जाकर अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके बेटे ने फ़ोन करके पैसों का लालच देकर मामले को रफा दफा करने को कह दिया था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब किसी ने कंप्लेंट दर्ज नहीं की तो वहीं एक व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें पुलिस अधीक्षक के पास जाना चाहिए। एक सप्ताह पहले ही एक महिला पुलिस अधीक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है, तो वो बहुत ईमानदार और न्यायप्रिय है। ये बात सुनकर राम बिहारी जी तुरंत वहाँ से पुलिस अधीक्षक के पास ऑफिस चले गए। उसके पैरों में गिर गए। अपने पिता समान व्यक्ति को अपने पैरों में गिरते देखकर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उठाया और सामने कुर्सी पर बिठाया, फिर पानी दिया और उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो राम बिहारी जी ने रोते हुए अपना सारा हाल उसके सामने बयां कर दिया। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर एक औरत टिफिन लेकर अंदर आई और पुलिस अधीक्षक के पास रखते हुए बोली, सेहत का भी ध्यान रखा कर, अब सारा काम छोड़कर सबसे पहले खाना खा लो। फिर पुलिस अधीक्षक बोली, माँ तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, ड्राइवर के साथ भेज देती। माँ बेटी में ये सब बातें चल ही रही थी। तभी राम बिहारी जी की नज़र पुलिस अधीक्षक की माँ के चेहरे पर गई और देखते ही वो तो जैसे सुन ही रह गए, क्योंकि वो औरत और कोई भी नहीं, उनकी पहली पत्नी मंजू थी। फिर उन्होंने गौर से पुलिस अधीक्षक की ओर देखा तो उनके हैरानी का ठिकाना न रहा। वो तो उनकी अपनी ही बेटी थी। इतने में उनकी पहली पत्नी मंजू भी उन्हें पहचान चुकी थी, पर उनकी ऐसी हालत देखकर उनका कलेजा मुंह को आने लगा। खुद को संभालते हुए मंजू ने अपने पति के पैर छुए। इतने वर्षों बाद पिता को देखकर उनकी बेटी की आंखों में भी आंसू भर आए। फिर राम बिहारी जी मंजू के आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मंजू, मुझसे बहुत बड़ी भयंकर भूल हो गई। शायद इस भूल की सज़ा ही भगवान मुझे दे रहा है। अपने बेटे की चाहत में मैंने अपनी बेटियों को उनके हिस्से का प्यार नहीं दिया, बस प्रताड़ित ही करता रहा। यहाँ तक कि मैं तो उनकी पढ़ाई के खिलाफ भी था। कहते कहते राम बिहारी जी सिसकियाँ भरते हुए रोने लगे। फिर बोले, जिन बेटियों को मैंने ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वो बेटियाँ आज बुलंदियों के शिखर को छू रही है। अपनी माँ की उचित परवरिश और मार्गदर्शन पाकर खानदान का नाम रोशन कर रही है। अपनी लक्ष्मी जैसी बेटियों को दुत्कार कर जिस बेटे के लिए मैंने दूसरी शादी की थी, आज उसी बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझे कितना समझाया था मंजू, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। सोचता था कि बेटा ही बुढ़ापे की लाठी होता है। जिस बुढ़ापे की लाठी के लिए मैंने तुम लोगों के साथ अन्याय किया, उस लाठी ने तो मेरा ही सिर फोड़ डाला। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मंजू। ऐसा कहते हुए राम बिहारी जी अपने पत्नी के पैरों में गिर गए। उनके हृदय को ऐसा आघात पहुंचा कि उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
पत्नी और बेटी ने उन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो तो इस दुनिया से कूच कर चुके थे। शायद बेटियां भविष्य में अपने पिता को इंसाफ दिला पाए, परंतु आज भगवान का न्याय तो हो चुका था। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।